हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जो भी हमें बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और डेली यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग विषयों पर पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिस कराया जाता है, ठीक है। एमसीक्यू सॉल्व कराया जाता है। और फिलहाल हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 2023 के। और सब्जेक्ट है हमारा जनरल पेपर, ठीक है। बीपीएससी जनरल पेपर 2023 के प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट कर का सेशन। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और किस गतिविधि से जुड़े थे ये सभी, ठीक है। सो ऑप्शन है पुरातात्विक उत्खनन, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेज प्रेस की स्थापना, देशी रजवाड़ों में गिरजाघरों की स्थापना, या औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण। चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, फिर आंसर कीजिए। और यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को नोट भी कर लेंगे, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुरातात्विक उत्खनन, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 कोट वाला क्वेश्चन आप पढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन है, एक तरफ स्थल दिया हुआ, दूसरी तरफ आपके जिसके लिए जाना जाता है वो दिया हुआ, ठीक है। बेसनगर, शैव गुफा मंदिर, भाजा बौद्ध गुफा मंदिर, सित्तन वासल जैन गुफा मंदिर। चलिए बताइए कौन कौन से ऑप्शन हैं बिल्कुल सही सुमेलित है। सही जोड़ा कौन कौन सा दिया हुआ है बताइए। 62 नोट करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर आंसर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे केवल दूसरा ही सही है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लेंगे। 63 कथन वाला क्वेश्चन फिर से आ गया है आपका, तो पढ़ते हैं क्या कथन है। 63 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। दूसरा कथन है 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो बताइए कौन कौन सा सही है, कौन गलत है, और कौन किसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 63 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो बेहतरीन तो होने ही है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कथन 1 और 2 दोनों ही सही है, और जो कथन 2 है वो एक ही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। ये भी आपका कथन वाला ही क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या है। भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो ऑप्शन है, पहला कथन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक आमाप 600 मिलीमीटर इंटू 400 मिलीमीटर है, ठीक है। और कथन दूसरा है ध्वज की लंबाई से ऊंचाई का अनुपात 3:2 होगा। तो इनमें से कौन सा कथन सही दिया हुआ है, चलिए बताइए। हमारे तिरंगा झंडा के बारे में बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो कौन कौन सा कथन यहाँ पे सही है वो आपको बताना है। चलिए 64 आंसर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 65 ये भी आपका कथन वाला ही क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं क्या दिया। संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान दिवस के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। सो कथन पहला है नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। कथन दूसरा है 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान सभा में भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूपण समिति बनाई गई थी। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन गलत है, कौन किसकी व्याख्या करता है कि नहीं कर रहा है, आपको बताना है। चलिए पढ़िए आप लोग क्वेश्चन को और आंसर करिएगा, ठीक है। चलिए पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। पढ़ लिया आप लोगों ने, अब कोड की तरह पढ़े हम। चलिए
देखिए कूट देख लीजिए। चलिए जल्दी बताइए। सो फ्रेंड्स यहाँ पे कथन पहला सही है तो कथन दूसरा गलत है, ठीक है। कथन पहला सही है, दूसरा गलत है। देखिए कौन से कूट में दिया हुआ है 65 का, बिल्कुल ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी कुछ ऐसा ही है, पढ़ते हैं। पहला कथन है स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। दूसरा कथन है स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण नीचे या रिजर्व है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है कौन गलत है आपको बताना है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आप इसको नोट कर सकते हैं। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। जिन्होंने अपना सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। यदि आप डेली क्लास करना चाहते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा, सब्सक्राइब कर लेंगे तो। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 66 का। कथन पहला सही है, कथन दूसरा गलत है, ठीक है। तो पहला सही दूसरा गलत, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन में हमारा 67 क्या है, ये भी कुछ वैसा ही है। ऐसे क्वेश्चन ही बहुत दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या है 67। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ की है। कथन दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ दावा करते हैं कि वे इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर, कौन सा सही है कौन सा गलत है, कि दोनों सही है कि दोनों गलत है, आंसर कीजिए। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी आपका कथन पहला सही होगा दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला सही दूसरा गलत, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए 68 देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो पढ़ते हैं क्या है। कथन पहला वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2% है। कथन दूसरा है भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों एवं भारत के कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाया है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। अब आपको ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों दिख रहे होंगे। चलिए 68 क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे आपका कथन पहला गलत है किंतु कथन दूसरा सही है। तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, बिल्कुल ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं क्या है, ये भी आपका कुछ वैसा ही है, पढ़ते हैं। कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन है आपका यूरोपीय संघ का स्थिरता एवं समृद्धि समझौता ऐसी संधि है जो, ऑप्शन है यूरोपीय संघ के देशों के बजटीय घाटे के स्तर को सीमित करती है, यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी आधारित संरचना सुविधाओं को आपस में बांटना सुकर बनाती है, यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी प्रौद्योगिकियों को आपस में बांटना सुकर बनाती है। चलिए आंसर कीजिए, कौन सा ऑप्शन है बिल्कुल सही है, इसको आप नोट कर लीजिएगा आंसर को, ठीक है। और जितना हो सके आप क्लास को शेयर कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। आपके जो भी फ्रेंड्स है फैमिली है जो भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की, क्योंकि हम बीपीएससी के यहाँ प्रैक्टिस सेशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पर। टाइमिंग आपको पता है जनरल पेपर का दोपहर के 12 बजे जनरल पेपर का प्रैक्टिस सेशन को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। डेली दोपहर 12 बजे जनरल पेपर का प्रैक्टिस सेशन आपको मिल जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल पहला ही यहाँ पर सही है, ठीक है। केवल एक नंबर सही है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 69 देखिए यहाँ पे 69 ही हमने किया ना अभी। फिर 70 देखिए क्वेश्चन नंबर, ये भी आपका कूट वाला ही है। चलिए पढ़ते हैं पहले इसके ऑप्शंस। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए अभी तक की पहली संविदा सुरक्षित व्यवस्थित और नियमित प्रवास के लिए वैश्विक संविदा अपनाई है। दूसरा है GCM में अधिकथित उद्देश्य और प्रतिबद्धताएं यूएन सदस्य देशों पर बाध्यकारी है। GCM अपने उद्देश्य और प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत आंतरिक प्रवास से आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए भी कार्य करती है। चलिए पढ़िए, फिर हम कोड दिखाएंगे आपको। ऑप्शंस पढ़ लीजिए फिर कोड देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए कोड,
तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, तीनों ही गलत हैं। देखिए कौन सी कूट में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 हमारा क्या है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। सो ऑप्शन है बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लाताविया, लिथुआनिया, रोमानिया। तो इनमें से कितने देश की सीमाएं यूक्रेन की सीमा के साथ सांझी है? चलिए, ये बेहतरीन क्वेश्चन, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इनमें से कितने देश की सीमाएं जो है वो यूक्रेन की सीमा के साथ सांझी है? 71 क्वेश्चन नंबर, केवल 2, ठीक है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए 72 क्या बोल रहा है, ये भी आपका ये सिंगल क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। पृथ्वी को वायुमंडल के संदर्भ में कथनों में से कौन सा कथन सही है? सो ऑप्शन से भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की कुल मात्रा ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की कुल मात्रा की लगभग 10 गुनी है। अवरक्त किरण सूर्य ताप के लगभग 2/3 भाग है। अवरक्त तरंगे निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा बृहद रूप से अवशोषित होती है। अवरक्त तरंगे सौर विकिरण की विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम की भाग हैं। चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा कथन यहाँ पे सही है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं क्योंकि ये सिंगल क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। चलिए पढ़िए, समझिए और आंसर कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 73 आपका, ये भी कथन और ऑप्शन वाला है, पढ़ते हैं क्या कथन दिया हुआ है। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है, कथन पहला था। दूसरा पढ़ते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का द्रुत अपघटन होता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। चलिए पढ़िए, ऑप्शंस भी दिख रहे होंगे आपको, कथन भी दिया हुआ है और ऑप्शन भी दिया हुआ है, बस आपको आंसर करना है। 73 क्वेश्चन नंबर, जनरल पेपर 2023 के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कथन पहला गलत है किंतु कथन दूसरा सही है, ठीक है, और दिया हुआ है आपका ऑप्शन डी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 74। आज सारे ऐसे क्वेश्चन भरे पड़े हैं ना, थक गई हूँ ऐसे क्वेश्चन पढ़ के, आप पता नहीं क्या आपका क्या हाल हो रहा होगा। पढ़ते हैं, पहला कथन क्या है, ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान विपर्यास शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। कथन दूसरा है, जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। पढ़िए कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही दिए हुए हैं, आंसर कीजिए। कथन भी दिख रहा होगा और ऑप्शन भी दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, जल्दी आंसर कीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। दोनों ही सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करता है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 75 देखिए, ये भी आपका ऑप्शन वाला ही है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, भूकंप लेखी में एस तरंगों से पूर्व पी तरंगे अभिलिखित की जाती हैं। दूसरा है, पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि एस तरंगों में कण तरंग प्रसार की दिशा में समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करते हैं। तो कितने ऑप्शन हैं बिल्कुल सही है, आपको आंसर करना है। चलिए बताइए, इसको आप नोट कर सकते हैं। 75 क्वेश्चन नंबर, और आपका सही आंसर हो जाएगा, ये दोनों ही बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 76 क्या है आपका, भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति के संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम विचार कर करके थक चुके हैं, लेकिन ये नहीं थके हैं, ठीक है। देखिए ऑप्शंस, उनमें से किसी में भी समुद्र का जल उपयोग नहीं होता, उनमें से कोई भी जल संकट वाले जिले में स्थापित नहीं है, इनमें से कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है। चलिए आंसर कीजिए, कितने ऑप्शंस हैं बिल्कुल सही हैं, कितने कथन बिल्कुल सही हैं। तो क्वेश्चन का आप नोट कर लीजिए, फिर सही ऑप्शन जो है वो नोट कर लेंगे, ठीक है, बताने के बाद। फ्रेंड्स आप क्लास के अंदर मुझे बताएंगे कि आपने कितने आंसर सही किए हैं, क्या आपका स्कोर रहा है, आपकी फीडबैक्स हमें दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या होगा 76 का, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, सारे तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। सो दिया हुआ आपका डी में कोई भी नहीं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 77 देखिए, बोल बैचिया पद्धति का कभी कभी निम्नलिखित में से किस एक के संदर्भ में उल्लेख होता है। बोल बैचिया,
सो ऑप्शन है मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करना, शेष शस्य यानी कि क्रॉप रेजिड्यू से संवेष्टन सामग्री बनाना, जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिकों को उत्पादन करना, या जैव मात्रा के उष्म रासायनिक रूपांतरण में बायोचार का उत्पादन करना। चलिए आंसर कीजिए कौन सा यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही है। बोलबैचिया के पद्धति के संदर्भ में, बोलबैचिया, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए 77। सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट नोट कर लेंगे इसको, बोलबैचिया। क्वेश्चन नंबर देखिए 78, तो ये भी आपका ऑप्शन वाला ही है। पढ़ते हैं क्या है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। बड़े पैमाने पर बारीक पिसी हुई बेसाल्ट शैल खेतों में बिछाना, चूना मिलाकर महासागरों की क्षारीयता बढ़ाना, विभिन्न उद्योगों द्वारा निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का अभिग्रहण कर उसे कार्बोनीकृत जल के रूप में परित्यक्त भूमिगत खानों के अंदर पंप करना। चलिए कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो देखिए दिया हो गया उपयुक्त गतिविधियों में से कितनी कार्बन अधिग्रहण और विभक्ति भवन के लिए प्राय विचार और चर्चा में लाई जाती है। चलिए पढ़िए 78 नंबर क्वेश्चन को, फिर आंसर कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बताइए 78। देख लिया, कोड देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो तीन ऑप्शन है तीनों ही बिल्कुल सही है, ठीक है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। एरियल मेटा जीनोमिक्स निम्नलिखित में से किस एक स्थिति को सबसे सही निर्दिष्ट करता है। सो ऑप्शन है किसी पर्यावास में वायु से डीएनए प्रतिदर्शों को एक बार में एकत्र करना, किसी पर्यावास की पक्षी जातियों की अनुवांशिक रचना को समझना, गतिशील प्राणियों से रुधिर प्रतिदर्श लेने के लिए वायुवाहित युक्तियों का प्रयोग करना, भूमिगत भूमितल और जल निकायों से पादप एवं जंतु प्रतिदर्श एकत्र करने के लिए अगम्य क्षेत्रों में ड्रोन भेजना। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसमें कूट नहीं दिया हुआ है, पढ़िए और आंसर कीजिए। 79 क्वेश्चन नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किस एक मामले में प्रयोग किया जाता है। सो ऑप्शन है प्राणी जाति की विभिन्न जातियों के बीच विकास परक संबंधों का अध्ययन करना, स्टेम कोशिकाओं को विविध प्रकार्यात्मक उत्तकों में रूपांतरित होने के लिए उद्दीप्त करना, उद्यान कृषि के पादपों के क्लोनी प्रसार को संवर्धित करना, किसी समष्टि में श्रृंखलाबद्ध औषध प्रेषण कर औषधों की प्रभावकारिता का आंकलन करना। चलिए आंसर कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सो इसका आंसर आपके जो बिहार की सरकार, उन्होंने यहाँ पे इसका आंसर 2 लिया था। ऑप्शन ए और डी दोनों को इन्होंने सही माना था, ठीक है। ऑप्शन ए और डी दोनों ही यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किया कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।